हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं स्टैटिक जीके के सेट नंबर 55 के डिस्कशन के लिए। और आज हम लोग देखते हैं बारी बारी से सेट नंबर 55 के डिस्कशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक तरफ लोकप्रिय कॉमिक चरित्र यानी कि क्या है, तो आप जैसे देखते हैं स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, मिकी माउस, क्या है ये सभी कार्टून हैं। तो एक तरफ कॉमिक चरित्र यानी कार्टून है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। और जब हम इसको सुमेलित करते हैं तो देखिएगा स्पाइडरमैन के लेखक कौन, स्टैनली एवं स्टीव डिट्को है, ये सही है। सुपरमैन के कौन, तो जेरी सीगल एवं जो शुस्टर है, ये भी सही है। बैटमैन के कौन है, बॉब केन एवं बिल फिंगर है, ये भी सही है। और मिकी माउस के कौन, वाल्ट डिज्नी एवं उब इवकर्स है, उब इवकर्स है। आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे, आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, चारों आमने सामने सुमेलित है, यानी 1 2 3 4। आगे देखिएगा, ठीक है, यहां भी सुमेलित है। इसके अलावा देखिएगा चाचा चौधरी, ये नमामि गंगे के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। प्राण कुमार शर्मा इसके लेखक हैं। और इंद्रजाल, चाचा चौधरी एक कॉमिक है, लेकिन चाचा चौधरी जो इसमें कॉमिक के जो अभी मुख्य किरदार हैं उनका नाम भी चाचा चौधरी के नाम से ही उनको जाना जाता है। इंद्रजाल के लेखक कौन है, बेनेट कोलमन एवं कंपनी। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, 4 राष्ट्रपति को और 1 उपराष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इन सभी को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। नोबेल का शांति पुरस्कार कहां से दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अन्य पुरस्कार यानी साहित्य के क्षेत्र में फिजिक्स यानी भौतिकी, चिकित्सा और रसायन और भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन 5 क्षेत्रों का नोबेल कहां से, स्टॉकहोम से दिया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की शुरुआत 1969 से हुई थी। अब यहां देखिएगा कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल मिला है, तो थियोडोर रूजवेल्ट पहला विकल्प है। इनको 1906 में शांति का नोबेल मिला था। इनको 1906 में शांति का नोबेल मिला था। अब्राहम लिंकन को अभी तक नोबेल मतलब कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार या कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। वुडरो विल्सन आपके विकल्प में है, तो वुडरो विल्सन को कब दिया गया, वुडरो विल्सन को 1920 में दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, नोबेल शांति 1920 में किनको, वुडरो विल्सन को। जिमी कार्टर आपके विकल्प में है, तो जिमी कार्टर को कब, 2002 में। कब, 2002 में जिमी कार्टर को भी नोबेल शांति पुरस्कार ही दिया गया था। अब मैंने क्या कहा शुरू में, अमेरिका के 4 राष्ट्रपति और 1 उपराष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। और चौथे व्यक्ति, 3 मैंने यहां बता दिया, थियोडोर रूजवेल्ट को 1906 में, अब्राहम लिंकन को नहीं मिला है, ये अब्राहम लिंकन की तस्वीर है। वुडरो विल्सन को 1920 में, जिमी कार्टर को 2002 में। अब चौथे व्यक्ति कौन है, तो बराक ओबामा। कौन है, बराक ओबामा। ओबामा को 2009 में, ओबामा को 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अब मैंने कहा था शुरू में आपको कि 4 राष्ट्रपति को और 1 उपराष्ट्रपति को, तो 1 उपराष्ट्रपति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये थे अल गोरे। क्या थे, इनका नाम था अल गोरे। क्या नाम था, अल गोरे। यानी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोरे को नोबेल शांति पुरस्कार, सॉरी उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति नहीं, क्या थे, उपराष्ट्रपति। 4 राष्ट्रपति, थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और ओबामा, बराक ओबामा। अल गोरे क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। और अल गोरे को कब नोबेल शांति दिया गया, तो 2007 में। कब दिया गया था, 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखिएगा, भारत में नोबेल पुरस्कार व्यक्ति कौन कौन से थे, तो नोबेल विजेता भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, अमर्त्य सेन को 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसका, साहित्य का, गीतांजलि के लिए। सीवी रमन को किसका, भौतिकी का यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति के लिए। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में, वेंकट रमन को 2009 में,
और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहते हैं? स्वर्णिम द्वार का नगर किसको कहते हैं? तो याद क्या रखिएगा, स्वर्णिम द्वार का नगर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। और सैन फ्रांसिस्को शहर कहां है? तो यह अमेरिका में स्थित एक शहर है। कहां? अमेरिका में स्थित शहर है। न्यूयॉर्क एक आपका विकल्प है। न्यूयॉर्क कहां है स्थित है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित शहर है। इसको द बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। शिकागो भी आपका अमेरिका में ही स्थित है, जहां विश्व धर्म सम्मेलन 1893 हुआ था और यहीं विवेकानंद भारत की ओर से इसमें भाग लिए थे। शिकागो को क्या कहते हैं? ध्रुव नगरी कहते हैं। ध्रुव नगरी किसको कहते हैं? तो शिकागो को कहते हैं। वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी है। और यह किस नदी पर बसा हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोटोमैक नदी पर वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है। इसमें डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आगे देखिएगा कुछ अन्य द्वीपों के देखिएगा उपनाम। मोतियों का द्वीप बहरीन को, पूरब का मोती श्रीलंका को, सोने और हीरों का देश दक्षिण अफ्रीका को, पर्ल ऑफ द ओरिएंटल सिंगापुर को, शिकागो शहर को धूम्रनगर, न्यूयॉर्क को बिग एप्पल। आगे क्वेश्चन नंबर 4, सन 2011 की जनगणना के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। भारत का लिंगानुपात 943 1/1000 है। तो सही बात है। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर महिलाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात कहते हैं। और भारत का लिंगानुपात है ये इतना, ये सही है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में लिंगानुपात 919/1000 है। क्या यह कथन सही है? तो जी हां, यह कथन भी सही है। यानी कि 6 साल से कम उम्र के 1000 लड़के पर कितनी लड़कियां? 919 बच्ची लड़कियां हैं। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है। कितना? 1084। और सबसे कम लिंगानुपात ये राज्यों का है, ये राज्यों में। और सबसे कम कहां? हरियाणा में है 879। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? 1 2 3, यानी तीनों विकल्प, तीनों कथन सही है। आगे देखिएगा न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में कितना? 972। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भविष्य में उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका एवं यूरेशिया महाद्वीप के टकराने से निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा? तो भविष्य में उत्तरी ध्रुव एवं अमेरिका एवं यूरेशिया महाद्वीप के टकराने से निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा? तो जैसा कि आप जानते होंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के तहत क्या हो रहा है? पूरी दुनिया धीरे 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 उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसक रहा है, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर खिसक रहा है। और उत्तरी ध्रुव एवं अमेरिका, उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका एवं यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों के क्षेत्र में जो आता है, तुर्की और कुछ हिस्सा रूस का, अगर इस क्षेत्र का और अमेरिका का टकराव होता है तो इसके टकराव से सुपर कॉन्टिनेंट जो निर्मित होगा उसमें कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा? तो ध्यान से अगर आप देखेंगे कि अमेरिका और यूरेशिया यदि टकराएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका, यूरोप और आपका कौन सा? अमेरिका, यूरोप और एशिया तीनों एक हो जाएगा। और इधर आपका अफ्रीका एशिया के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ, एशिया और यूरोप के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये भी स्वाभाविक सी बात है कि इधर उधर होने से ये भी मिलेगा। और उधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका लगभग मिलता जुलता हुआ है तो वह भी मिलेगा। और संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया भी मिलकर के सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करेगा। लेकिन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या होगा? इस सुपर कॉन्टिनेंट में नहीं शामिल होगा। ये क्योंकि ये क्या है? बहुत ही दूर है और दक्षिणी ध्रुव के ये निकट है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ इस क्षेत्र में आपका क्या है? यहाँ पे आपका ये अंटार्कटिका का क्षेत्र है। और अंटार्कटिका को क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप, बर्फीला महाद्वीप या विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। और इसके बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पेंगुइन पक्षी पाई जाती है। कहां? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पेंगुइन पक्षी पाई जाती है।
ठीक है। एशिया को क्या कहते हैं? मानव की सभ्यता का पालना कहते हैं। इसे नदियों की सभ्यता का पालना भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये है। उत्तरी अमेरिका को क्या कहते हैं? नई दुनिया कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? तो प्यासी भूमि का महादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और इसी को ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए, क्लियर है? आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका। यहां देख लीजिएगा, सुपर कॉन्टिनेंट यानी अधिमहाद्वीप पृथ्वी के दो या दो से अधिक महाद्वीपों का आपस में मिलना कहलाता है। चलिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस ने 1492 में की थी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, प्रख्यात गायक हाजी सुजान खान का संबंध किस घराने से है? तो हाजी सुजान खान की बात करें तो यह किस घराने से? आगरा घराने से संबंधित है। किस घराने से? आगरा घराने से संबंधित है। आगरा घराने से कौन? हाजी सुजान खान का संबंध है। और हाजी सुजान खान कौन थे? तो आपने नाम निश्चित तौर पर सुना होगा, तानसेन का नाम आपने सुना होगा, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जाने माने संगीतकार थे। और इनको अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसके अलावा तानसेन के बारे में आप यह भी जानते होंगे कि उनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। उनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और तानसेन के ये दामाद थे। ये हाजी सुजान खान कौन थे? तानसेन के दामाद थे। हाजी सुजान खान कौन थे? तानसेन के दामाद थे। कौन? हाजी सुजान खान। कौन थे? तानसेन के दामाद थे हाजी सुजान खान। जयपुर घराने से कौन संबंधित थे? तो याद रखिएगा कि आपका मोहम्मद अली खां, आशिक अली खां, ये जयपुर घराने से संबंधित थे। कौन कौन? मोहम्मद अली खां, आशिक अली खां। मोहम्मद अली खां और आशिक अली खां का संबंध जयपुर घराने से। मैं इन सब चीजों को 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये चीजें जल्दी याद नहीं रहती हैं, तो आप बार बार सुनेंगे तो याद होगा। इसलिए फिर आगे देखिएगा, आपके जयपुर घराने से हो गया। इसके बाद याद रखिएगा कि दिल्ली घराने से कौन कौन से संबंधित थे? तो अब्दुल करीम खां, गुंगाबाई हंगल, भीमसेन जोशी, ये सब कहां से? दिल्ली घराने से संबंधित थे। इसके अलावा याद रखिएगा कि कादिर बख्श, पीर बख्श, हस्सू खां इत्यादि किससे? तो ग्वालियर घराने से संबंधित थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, नूनमती क्या है? नूनमती क्या है? तो असम में एक तेल शोधन है। ये क्या है? तेल शोधन फैक्ट्री है। कौन? नूनमती। क्या है? असम के गुवाहाटी में स्थित है। कहां? असम के गुवाहाटी में स्थित है नूनमती तेल शोधन कारखाना। बिहार में कौन सा तेल शोधन कारखाना है? तो बिहार में बरौनी क्या है? तेल शोधन कारखाना। और भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कौन है? तो असम का डिगबोई। असम का ही डिगबोई क्या है? भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना है, जो कब खोजा गया था? तो 1901 में। कब? 1901 में यहां से तेल कुएं का खनन हुआ था। 1901 में। कहा? असम के डिगबोई में। इसके अलावा मथुरा, हल्दिया इत्यादि ये सभी भी क्या है? तेल शोधन कारखाना है। और जामनगर तेल रिफाइनरी एक है। जामनगर तेल रिफाइनरी ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना है। कौन? जामनगर तेल रिफाइनरी। इसके अलावा बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 में। बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 में। बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? तो आनंद मठ का है राष्ट्रगीत। भारत का क्या है? वंदे मातरम, जिसको हम लोग सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम के रूप में गाते हैं। इसके रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इन्हीं को कहते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ नाम रचित आनंद मठ नामक उपन्यास से इस राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। इसकी गायन अवधि कितनी है?
65 सेकंड इसकी गायन अवधि है, यानी कि इसको 65 सेकंड में गाया जाता है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, और उसकी गायन अवधि कितनी है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। आगे देखिएगा, चल क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, योम किप्पर युद्ध कौन से दलों या देशों के बीच लड़ा गया था? कौन सा युद्ध? योम किप्पर युद्ध। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपने आज तक इसको पढ़ा नहीं होगा, इतना बेजोड़ क्वेश्चन है ये कि योम किप्पर युद्ध कौन से देश या दलों के बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, यह इजराइल और अरब देशों के बीच लड़ा गया था। इजराइल और अरब देशों के बीच लड़ा गया था कौन सा युद्ध? तो योम किप्पर युद्ध। और इसके अग्रणी देश कौन थे? मिस्र व सीरिया थे। कौन थे? मिस्र व सीरिया थे। इजराइल तथा अरब देशों के बीच, इजराइल तथा अरब देशों जिनके अग्रणी मिस्र एवं सीरिया थे, इन दोनों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि योम किप्पर का युद्ध लड़ा कब गया था? तो 1973 में। कब लड़ा गया था? 1973 में योम किप्पर का युद्ध लड़ा गया था। और इजराइल और अरब देशों के बीच शांति समझौता की स्थापना के लिए एक समझौता हुआ था। शांति की स्थापना के लिए अब्राहम एकॉर्ड समझौता, और 2020 में भी यह समझौता 26 वर्षों के बाद पुनः रिन्यू किया गया, जिसमें सबसे पहले शामिल होने वाला देश कौन था? यूएई। हालांकि बाद में इसमें बहरीन भी शामिल हुआ, सूडान भी शामिल हुआ था। तो ये योम किप्पर का युद्ध 1973 में शुरू हुआ था। इजराइल और अरब देशों के बीच ये हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से अग्रणी देश कौन थे? मिस्र और सीरिया। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर का नाम आपने सुना होगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर को आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। भारत में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं। और इजराइल की राजधानी कहां है? यरूशलेम। मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल है। इसके अलावा विश्व के और कुछ प्रसिद्ध युद्ध के बारे में आप याद रखिएगा। गुलाबों का युद्ध एक हुआ था। कौन सा युद्ध? गुलाबों का युद्ध हुआ था। ये लेकेस्टर और यॉर्कशायर के बीच हुआ था। लेकेस्टर और यॉर्कशायर के बीच 1455 से 1487 के बीच। किसके किसके बीच? तो लेकेस्टर और यॉर्कशायर के बीच 1455 से 1487 के बीच हुआ था। पिरामिड का युद्ध किसके किसके बीच? मिस्र के शासक ममेलुक और नेपोलियन के बीच। मिस्र के शासक ममेलुक और नेपोलियन के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध? पिरामिड का युद्ध। और क्रीमिया का युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, रूस इत्यादि के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, बोर्ड एक तरफ है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। बोर्ड एक तरफ है, दूसरी तरफ क्या है? मुख्यालय है। इसको सुमेलित करिएगा। तो सुमेलित करने पर क्या आता है? कॉफी बोर्ड कहां स्थित है? तो कॉफी बोर्ड कहां स्थित है? चलिए देखते हैं हम लोग एक तरफ से मिला करके क्या होगा। कॉफी बोर्ड कर्नाटक के बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड कहां है? तो केरल के कोट्टायम में है। कहां है? केरल के कोट्टायम में है। चाय बोर्ड कहां है? तो चाय बोर्ड आपका कहां है? कोलकाता में है। चाय बोर्ड कहां है? कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड कहां है? गुंटूर में है। तंबाकू बोर्ड कहां है? गुंटूर में है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 2। 1 3 4 2 कहां है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। कुछ अन्य देख लीजिएगा। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। जूट बोर्ड कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री के बारे में याद रखिएगा, यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री है। और भारत रत्न जिस भी व्यक्ति को दिया जाता है वे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त। ये क्या थी? एक अभिनेत्री थी। विकल्प में आपके हैं मधुबाला। मुगले आजम फिल्म आपने देखा होगा, उसमें आपने मधुबाला को जरूर देखा होगा। ये नरगिस दत्त की तस्वीर है। और मधुबाला को क्या कहते हैं? वीनस की मूर्ति कहते हैं। मधुबाला को क्या कहते हैं? वीनस की मूर्ति कहते हैं, इनकी खूबसूरती के कारण। ठीक है। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त।
ठीक है। चलिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री भी नरगिस दत्त ही थी। कौन? एक नरगिस फखरी है, अभी ये मत समझिएगा, ये दूसरी नरगिस दत्त। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन थी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहां? महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या फर्क होता है? राष्ट्रीय उद्यान मानवीय गतिविधियों के लिए खुले नहीं होते हैं, बंद होते हैं, चराई के लिए खुले नहीं होते हैं, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं? मानवीय गतिविधियों के लिए खुले होते हैं। यहाँ यह परिसर क्या होता है? वन चराई के लिए भी खुला होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में रखने का उपाय है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान उसे उसके प्राकृतिक आवास से थोड़ा सा हट करके रखा जाता है, यानी यहाँ कैद करके रखा जाता है, वहां उसे खुले रूप में संरक्षित रखा जाता है। कहां? वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहां है? यह आपका महाराष्ट्र में है। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पालपुर इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, घाना इत्यादि कहां? आपका राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में है। इसके अलावा याद रखिएगा गुजरात में कौन है? आपका गिर, मैरिन, ब्लैक बक इत्यादि गुजरात में स्थित है। देखिएगा यहां एक एरर हो गया, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, घाना ये सब कहां है? राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 13, मैजिक सिटी, फ्लैश टाउन, गोल्डन रॉक और बेडिंग केक सिटी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? तो मैजिक सिटी, फ्लैश टाउन, गोल्डन रॉक और बेंडिंग केक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ग्लासगो शहर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? ग्लासगो शहर प्रसिद्ध है। कौन सा? ग्लासगो शहर प्रसिद्ध है। लास वेगास कहां है? तो यह अमेरिका में स्थित एक शहर है। लास वेगास कहां? अमेरिका में है। सैन फ्रांसिस्को भी कहां है? तो यह भी अमेरिका में ही स्थित है। और इसके अलावा याद रखिएगा कुछ अन्य स्थानों की उपनाम के बारे में, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी झंझावत का देश किसको कहते हैं? भूटान को कहते हैं। संगमरमर की भूमि किसको कहते हैं? इटली को कहते हैं। इटली को ही यूरोप का भारत भी कहते हैं। मिर्ची का शहर भारत में किसको कहते हैं? गुंटूर को कहते हैं। रक्त का शहर किसको कहते हैं? तेजपुर को, तथा रॉयल सिटी को भी रक्त का शहर कहा जाता है। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? सिटी ऑफ रेड्स के नाम से मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी को जाना जाता है। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से किसको? यानी चूहों का शहर। किसको? मैक्सिको सिटी को चूहों का शहर के नाम से जाना जाता है। संघाई को क्या कहते हैं? चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। संघाई को किसका मैनचेस्टर? चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था भारत का मैनचेस्टर किसको? अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको? कानपुर को कहते हैं। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसको? कोयम्बटूर को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसको? ओसाका को कहते हैं। रूस का मैनचेस्टर किसको? इवानोवो को कहते हैं। अब देखिएगा सेंटियागो, सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो दक्षिण अमेरिकी देश चिली की ये राजधानी है। हवाना एक शहर है अमेरिका में। आगे देखिएगा गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में ही हुई थी 1913 में। सेंटियागो अमेरिका के दक्षिण अमेरिका की चिली की राजधानी है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, वेदांत थांगल अभ्यारण्य कहां स्थित है? अभी मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में अंतर बतलाया था। तो वेदांत थांगल क्या है? एक अभ्यारण्य। और वेदांत थांगल अभ्यारण्य कहां? तो यह तमिलनाडु में है। कहां है वेदांत थांगल अभ्यारण्य? तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मृदुमलाई अभ्यारण्य कहां है? तमिलनाडु राज्य में ही है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहां है? ओडिशा में है। और हाल फिलहाल में सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या हुआ था? आग लगी की घटना हुई थी। आग लगी की घटना कहां? सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य में हुआ था। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार कहां? राजस्थान में है। मध्य प्रदेश के ढेर सारे हम बता चुके हैं। कर्नाटक में क्या? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहां? कर्नाटक में है। केरल में कौन सा है? तो याद रखिएगा कि आपका केरल में
इडुक्की क्या है? इडुक्की राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा याद रखिएगा क्या, मानस, काजीरंगा इत्यादि कहां है? असम में है। शेर परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब चला गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट, लायन प्रोजेक्ट 1972 में और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? विद्यापति मैथिली भाषा के कवि और लेखक थे। इनको मैथिली भाषा का जनक कहते हैं। इनको मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। जैसे सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं, उसी तरह इनको मैथिली का कोकिल कहा जाता है। किनको? तो विद्यापति साहब को। विद्यापति क्या थे? बिहार के दरभंगा के जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभाग सागर। कौन कौन सी? भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और विवाह सागर इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। डोगरी भाषा कहां की है? विकल्प में आपके है डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। भोजपुरी बिहार, झारखंड इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ हद तक यूपी में भी बोली जाती है। और इसके अलावा याद रखिएगा क्या, मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है। कहां? महाराष्ट्र, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा कि विद्यापति के बारे में एक चीज और, भाषाओं के बारे में याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। इसमें मूल रूप से 14 राजभाषाएं ही थी और ये सभी भाषाएं जो हैं इन 22 राजभाषाओं में से शामिल है, भोजपुरी को छोड़ करके। ठीक है। चलिए, मराठी भी शायद नहीं है एक बार ये, लेकिन डोगरी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, त्यागराज को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो त्यागराज कौन थे? ये संगीतकार थे। त्यागराज कौन थे? संगीतकार थे और ये कन्नड़ संगीतकार थे। किसके संगीत से संबंधित थे ये कन्नड़ संगीत से संबंधित है। ये इनकी तस्वीर है किनकी? तो त्यागराज की। इनके बारे में याद रखिएगा कि ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? पंचरत्न कृति। कौन सी? पंचरत्न कृति त्यागराज की प्रसिद्ध रचना है। बिहार के भोजपुरी के गायन क्षेत्र में याद रखिएगा कौन है? तो भिखारी ठाकुर, जाना माना नाम है। मैथिली भाषा में, मैथिली भाषा क्या है? बिहार के बिहार झारखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है। और दरभंगा के राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे कौन? विद्यापति। विद्यापति कहां रहते थे? दरभंगा के राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे और मैथिली भाषा का महाकवि, मैथिली कोकिल को कहा जाता है। त्यागराज किसके? कर्नाटक संगीत के जनक थे। आगे देखिएगा, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है? हमने आपको ट्रिक बताया था एक आक-त्रि, आ मतलब आकाश और त्रि मतलब त्रिशूल। ये दोनों मिसाइल है जो कहां से? सतह से हवा में। कहां मार करता है? ये सतह है, तो सतह से हवा तक मार करने में सक्षम है कौन? आकाश मिसाइल, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। सतह से सतह पर मार करने वाले कौन? पृथ्वी, अग्नि इत्यादि मिसाइलें हैं जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। इसके अलावा क्या याद रखिएगा कि डीआरडीओ के द्वारा यह विकसित मिसाइल है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1958 में हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा कि चांदीपुर उड़ीसा में मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। चांदीपुर उड़ीसा में एक क्या है? एक मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। और इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 19, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? तो आपने एक नाम सुना होगा, जेके रॉलिंग। क्या नाम सुना है आपने? जेके रॉलिंग। ये जाने माने क्या है? लेखक एवं उपन्यासकार हैं। इन्हीं का एक और नाम है क्या? रॉबर्ट गालब्रेथ। लोग इस नाम से इनको ज्यादा जानते हैं। और ये जेके रॉलिंग की तस्वीर है। ये क्या है? महिला उपन्यासकार हैं यानी लेखिका हैं। और रॉबर्ट गालब्रेथ को ही जेके रॉलिंग के नाम से जानते हैं। ये मशहूर लेखिका हैं। इनके लेखन हैरी पॉटर पर एक हॉलीवुड की फिल्म भी बन चुकी है। इनके लेखन पर ही, इनके उपन्यास पर ही आधारित हैरी पॉटर उपन्यास पर आधारित एक फिल्म बनी है। कौन सी? हैरी पॉटर। कौन सी फिल्म? हैरी पॉटर बनी है। और ये कहां की? तो यूके की रहने वाली हैं शायद। ये कहां की? यूके की रहने वाली हैं। और अगाथा क्रिस्टी, एक अगाथा
क्रिस्टी हैं आपके विकल्प में। अगाथा क्रिस्टी यूके की रहने वाली हैं और इनके बारे में याद रखिएगा, ये 66 जासूसी उपन्यासों का लेखन इन्होंने किया है। कितने? 66 जासूसी उपन्यास, मतलब जासूसी कहानियों का लेखन करती हैं ये अगाथा क्रिस्टी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? चूंकि आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से संबंधित है और यह शुरू हुआ था कहां? तो यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ था और इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। हालांकि इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का साथ कई लोगों ने दिया था, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, अमृता देवी इत्यादि सभी इनकी सहयोगी थी। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किनको मिल चुका है? जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल कहते हैं, 2019 में रवीश कुमार को मिला था, जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं। तो इनमें से चंडी प्रसाद भट्ट जो कि क्या थे? चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, चिपको आंदोलन के कार्यकर्ता थे। ये चंडी प्रसाद भट्ट की तस्वीर है। इन्हीं को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे और चिपको आंदोलन को 1987 में, चिपको आंदोलन को 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार मिल चुका है। चिपको आंदोलन को, किसको? चिपको आंदोलन को 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार मिल चुका है। सम्यक जीविका पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? सम्यक जीविका पुरस्कार मिल चुका है। कब? तो 1987 में। किसको? चिपको आंदोलन को 1987 में कौन सा पुरस्कार? तो सम्यक जीविका पुरस्कार मिल चुका है। ये स्टैटिक जीके के सेट नंबर 55 का डिस्कशन मैं लेकर के आपके समक्ष आया था। चूंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है और आज की कुछ क्लासेस में इंटरनेट सेवा बाधित रही थी और इसी कारणवश ये क्लास आपको थोड़ा सा कष्ट करके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने को मिला है। तो आप इसे रिकॉर्डेड में देखा है आपने इसे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कोऑपरेट करने के लिए। कल से आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, यानी कि 10 मार्च 2021 से आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। आज इंटरनेट की थोड़ी सी कनेक्टिविटी की गड़बड़ी के कारणवश आपको असुविधा हुई है, जिसके लिए हमें खेद है। तो मिलेंगे अगले डिस्कशंस में, तब तक के लिए मैं नीतीश चंद्रा आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।